हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए साथियों, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब कहाँ पर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आपका एग्जाम करीब आ चुका है, यानी कि आपका एग्जाम है 21 जनवरी को। तो उसी के नजर से देखते हैं तो हम लोग सीडीपी के प्रैक्टिस नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर सारी क्लासेस में करा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि अभी 12 हो रहा है। आप अगर मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको हिंदी के, यानी कि साइंस के, और सीडीपी, ईवीएस, ठीक है, और एसएसटी सोशल साइंस के सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए सारे जब मैं करवाता हूँ तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पर तो धीमे चला है, लेकिन आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। और देखिए अभी आपको मैं मैराथन भी दे चुका हूँ, यानी मैराथन क्या है, रिवीजन। रिवीजन जितना मैंने कराया है उसका मैं रिवीजन भी दे चुका हूँ, यानी कि एक आपकी सीडीपी की हो चुकी है मैराथन और एक आपकी साइंस की मैराथन मैं दे चुका हूँ साथियों। ठीक है, तो आज जो सीडीपी का मतलब कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, और कल है आपका संडे। तो कल आपको फिर सीडीपी की एक मैराथन पूरा रिवीजन दे दूंगा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 घंटे की होगी। बस आप इतनी क्लास देख लीजिएगा, आपका जो सीटेट 21 जनवरी को होने वाला है वो आपका रुकेगा नहीं किसी भी कीमत पर, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो और चाहे आपका वो सेकंड पेपर हो। ठीक है साथियों, अब और चीजें देखिए, यहाँ पर लाइव भी क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस की। ठीक है, जिसमें और मैथ और हिंदी की लाइव प्रॉपर चल रही है। बाकी क्लासेस भी चलेंगी, समझ आइए। तो सबसे पहले जैसे ये समाप्त होता है तो आपको कल किसका मिल जाएगा, यानी कि सीडीपी का एक फिर से मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। और ये जो क्लास जो मिलेगी शाम 5 बजे से। ठीक है, हमारी क्लास जो मिलेगी वो शाम 5 बजे से। अगर मैथ की क्लास देखना चाहते हो तो वो रात 9 बजे होती है, और हिंदी की क्लास अगर देखना चाहते हो वो 7 बजे सुबह होती है। ठीक है, लेकिन मेरी क्लास ये जो होती है वो केवल 5 बजे होती है। समझ गए साथियों? तो साथियों चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, यानी कि सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 12 है। इसको हल कर लीजिएगा। ये 2019 का पेपर होगा, ये 2019 का जो मॉडल पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, ये 2019 का हम लोग हल करेंगे साथियों। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो साथियों देखते हैं, सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 12 है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। एक तरफ हिंदी भी है और एक तरफ इंग्लिश भी है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए, जन्म की पूर्व अवधि, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएं सभी लोग कमेंट करके फटाफट। तो अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। देखिए, बाल विकास सिद्धांत समझाने पर यह ध्यान केंद्रित है कि बच्चे बचपन के दौरान कैसे बदलते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे बचपन के दौरान कैसे बदलते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्जन वह प्रक्रिया, यानी कि अर्जन की अगर बात करें तो अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान को बूझने समझने के साथ साथ शब्दों और वाक्यों को संप्रेषित करने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। अब देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें साथियों, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष, कितने? 3 से 5 वर्ष, या 2 से 6 वर्ष कर सकते हो। इस चरण में बच्चा चल सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, शौचालय का उपयोग कर सकता है, अपने परिवार सदस्यों के साथ बातचीत करता है। समझ गए? उसके बाद अगर देखा जाए मध्य बाल्यावस्था जो होती है, यानी कि जन्म से पूर्व की अवधि, अगर बात की जाए जन्म से पूर्व की अवधि जो होती है वो बच्चे से पहले 38 सप्ताह की अवधि के दौरान होता है। ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या 7 से 12 वर्ष कर सकते हो, या 7 से 11 वर्ष कर सकते हो। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि 11 से उसके ऊपर की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ द मॉरल, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो बताओ कौन सी एक अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था,
या सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, आपका सेकंड नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। अब लॉरेंस कोहलबर्ग यानी नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोहलबर्ग नैतिक विकास यानी कि कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। ठीक है, अब प्रत्येक में कितने चरण थे? 2-2 चरण थे, यानी कि 6 चरण हो गए। 3 स्तर थे और कितने हो गए? देखो, पहला स्तर अगर बात करें तो पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा था पारंपरिक स्तर और तीसरा कौन सा? पश्चिम पारंपरिक स्तर, यानी कि 3 स्तर और 6 चरण थे। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या जेंडर समरूपता। बताओ भैया, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यानी कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। मतलब टीचर है तो किस पर ध्यान दे रहा है? लड़कों पर ध्यान दे रहा है, लेकिन लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो जेंडर पक्षपात हो जाएगा, जेंडर पहचान हो जाएगी, जेंडर संबद्धता हो जाएगी या जेंडर समरूपता हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे तो जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए कक्षाएं क्या होती है भाई, टीचर अगर है तो टीचर सब पर ध्यान देगा, केवल लड़कों पर थोड़ी ना ध्यान देगा, तो ये पक्षपात करना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता के जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द, यानी कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर यानी भूमिका अनुरूपता के को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करना? परिचर्चा करना। अब कक्षा में परिचर्चाएं जेंडर रूढ़िबद्धता, अपेक्षाकृत स्थिर व अतिव्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। ये देखोगे तो 2019 का है पेपर है, जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। अब हम लोग सीधे ऑफलाइन वाले जितने पेपर होंगे वो मैं आपको हल करवा दूंगा, जिससे आपका मतलब सीटेट आपका जो हो जाए वो क्लियर हो जाए, किसी भी कीमत पर आपका सीटेट रुके ना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? यानी जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, ठीक है, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की साहब। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, यानी कि इन्होंने, यानी कि कोहल जो आपके लेव वाइगोस्की साहब है, इन्होंने बच्चों को किसमें देखा है? सक्रिय रूप में देखा है। ठीक है, यानी इसको क्या कह सकते हैं? ZPD, समझ गए? यानी कि संज्ञानात्मक विकास में अपने सिद्धांत में जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि मनुष्य के 4 विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं। ठीक, एक संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और एक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अच्छा, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था, समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, और नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या आत्म केंद्रित वार्ता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना तथा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, यानी प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ या ढांचा, बताओ किसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे तो आपका हो जाएगा पाठ एवं ढांचा का। ठीक है, यानी कि पाठ एक शिक्षण पद्धति है जो छात्र को एक समस्या को हल करने या किसी कार्य करने की या बाहरी सहायता को क्रमिक श्रेणी के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाओं की विशेषता करता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार या संरक्षण कक्षा समावेशन या अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व या आपका क्या हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल, विचारों के अंतर्मणीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, देखो अगर बात करें तो पियाजे, तो इन्होंने क्या बताया था, संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो 2 से 2 यानी 0 से 2 वर्ष होती है और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 12 से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये नोट ध्यान रखिएगा, आप लोग को काम आएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है। संरचना है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कीमा। क्या हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों या उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने या उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और एक मॉडल विकसित किया कि मैंने मन में नई सूचनाओं का सामना करता। ठीक है, तो इसमें स्कीमा जो होता है बुद्धि, व्यवहार या बुनियादी निर्माण खंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बताओ सभी लोग, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होना क्या चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्ट भ्रांतियां समझाना, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लगाना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर वाला। ठीक है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। भाई आकलन प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं उनकी चीजों को समझना, उनकी भ्रांतियां यानी भ्रम क्या है उनको समझोगे तभी तो उनको दूर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन बुद्धि के बारे में सही है। कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। बताओ क्या हो जाएगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक एवं कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। यह बुद्धि बहुयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, आपका 4th नंबर वाला सही हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा हार्वर्ड गार्डन। ठीक है, हार्वर्ड गार्डन ने मानव मस्तिष्क द्वारा
उपयोग किए जाने वाले बहुयामी तथा मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो बताओ बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? आपको कमेंट करके बताना बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। रूही हमेशा समस्याओं को एकाधिक, ठीक है, रूही हमेशा समस्याओं को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, अभिसारी विचारक, ग्रामीण विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। ठीक है, यानी कि सृजनात्मक विचारक क्या होता है कि सृजनात्मकता एक छात्र की क्षमता है जो कुछ नया बनाता है, यानी कि नए विचारों को सीखना और प्रस्तुत करना या नए और सार्थक विचारों बनाने के लिए कल्पना या महत्वपूर्ण तर्क होते हैं। ठीक है, सृजनात्मक छात्र की योग्यता क्या होती है? संश्लेषित करके और बंद करने की क्षमता, चिंताजनक और अत्यधिक लचीला होना, वे साफ सुथरे हैं, ठीक, आत्म प्राप्ति की क्षमता होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता को कम व स्थिर शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताओ भैया राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर वाला। ठीक है, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना तथा चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, यानी विद्यालय अगर है तो उसको क्या करोगे? मतलब एक समावेशी कक्षा है तो उसको शिक्षण की विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव के रूप में तैयार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पठन पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यू अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषय कार्य के को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाना धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, का 3rd वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताओ किस पर? व्यवहारवादी सिद्धांत, असत बच्चों के प्रति सहानुभूति, अवृत अधिकार, यानी मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के सख्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3rd वाला सही हो जाएगा, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 3rd वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवंत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग कोशिश करिए कि आपके 30 में 30 आए, तभी मजा आएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करना। ठीक है, 4th नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है
कि अनेक घटनाओं के बारे में, यानी कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए संबंध सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने द्वारा सही सिद्धांतों को बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण के एवं उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों को सिद्धांत चुनौती देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए स्वयंभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों में चुनौती देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुख देना, यंत्रवंत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बच्चों के अनुभवों में प्रमुखता देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, संयुक्त या संबंधित नहीं है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपका ये वाला होता है जुड़ी हुई है, थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है। तो बताइए, सीखने के बारे में या तो कह सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका फोर्थ, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, या अवधारणाओं में समझ के अभाव पैदा करना, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देना प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है। उनकी बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों में स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। ठीक है, आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा
के लिए अवसर उपलब्ध करा के, यानी कि आपका फोर्थ वाला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार को प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यह शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था, किशोरावस्था या वयस्कता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेषावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बालपन यानी कि जन्म से 2 वर्ष का होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है। बालपन की विशेषता दांत निकलना या संगत या विकास होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास में तीव्रता, मौलिक समायोजन का समय। और शुरुआती बचपन कितना होता है? 3 से 5 वर्ष का होता है, 3 से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following is not प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित है, या विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, यानी कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अब विकास क्रमिक है, विकास निरंतर और आजीवन होता रहता है, यानी कि अगर देखा जाए तो इंसान में विकास डेवलपमेंट क्या होता है? आजीवन होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कोज। ठीक, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपीरियंस या सेकेंडरी सोशलाइजिंग? तो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कूल एंड मीडिया, यानी कि विद्यालय एवं मीडिया। तो ये थे साथियों 30 क्वेश्चन। आपने 30 में से कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल रही है और आपको समझ में आया होगा। कल यानी कि कल संडे को आपको इसकी पूरी मैराथन मिलेगी सीडीपी की, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आपको मैं डेली क्लास लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।